इसमें स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के फ्लो के हिसाब से चलते रहना। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हम ना जैसे एपी में क्या करते थे, हम एपी में क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम रेशो को चेक करेंगे, जैसे हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, लास्ट में कौन सी आती है, nth टर्म। लास्ट में कौन सी आएगी, nth टर्म आएगी यहाँ पे। अब उन्होंने कहा जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी a। अच्छा, मतलब जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी की जो जनरल टर्म होगी ना वो क्या होगी, an इज इक्वल टू a r n माइनस वन, इस तरीके से। मतलब n की वैल्यू पुट करते जाओ। तो जैसे आपने अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a r 1 माइनस वन, दैट इज a r 0, यानी कि सिर्फ a। तो फर्स्ट टर्म क्या बनती है, a। ऐसी n की वैल्यू 2 ले लो तो a2 इज इक्वल टू a r 2 माइनस वन, a r 1। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे तो बनेगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो मेरे को एक बात यहाँ से पता लगी, क्या पता लगी, जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो r की पावर 0 है, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में r की पावर कितनी है, 1 है। मतलब जो भी टर्म होगी ना उसमें r की पावर एक कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी टर्म है उसमें r की पावर एक कम है। तो जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, a r n माइनस वन। ये बन जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी में खासियत ये होती है, रेशो सेम रहता है। रेशो कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग अपॉन में प्रीसीडिंग, ठीक है। या ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो सीधी बात, सक्सीडिंग क्या हो जाएगी, आगे वाली, तो जगह a r n माइनस वन, और प्रीसीडिंग क्या हो जाएगी, पीछे वाली, तो a r n माइनस टू हो जाएगा। फिर a अगर मान लेते हैं कि मान लो अपने यहाँ पे थर्ड टर्म ली तो नीचे क्या आएगी, सेकेंड टर्म आएगी। थर्ड टर्म क्या होगा, a r स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या होगा, a r 1। तो यानी कि जनरली क्या बन रहा है कि ऊपर आएगा a r n, तो नीचे उससे एक छोटा आएगा, यानी कि a r n माइनस वन, एक कम लेना है। इस तरीके से हमारे पास रेशो बनेगा। और रेशो क्या रहेगा, इन अ जीपी रेशो इज कांस्टेंट। रेशो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तभी वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देता है आगे। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सही क्रम में चलना आगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें दिया गया 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आपको चेक करना है जीपी है या नहीं है। तो जीपी में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये लिखी हुई है। रेशो कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग डिवाइड बाय प्रीसीडिंग, तो कितना है, 1/2 आया। नेक्स्ट रेशो चेक करो, 1/4 डिवाइड बाय 1/2। बचपन में क्या करते थे, पहली टर्म एज इट इज़, डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1/2 का 2/1, कितना आया। एक और चेक कर लो, संतुष्टि के लिए एक और चेक कर लिया, r इज इक्वल टू 1/8, 1/4, 1/8 इंटू 4/1, कितना आएगा। तो आप बोलोगे हैंस इट फॉर्म्स जीपी, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको कह दे फाइंड, इसी के अंदर फाइंड सिक्स्थ टर्म निकालो, क्या निकालो, सिक्स्थ टर्म निकालो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमें पता है जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, a r n माइनस वन होता है। तो जो सिक्स्थ टर्म होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a r 6 माइनस वन, a r की पावर 5, a r की पावर 5 है, a कितना है, 1 है। सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू a कितना है, 1 है, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, की पावर 5। तो जो जैसे अगर 2 की पावर 10 तक है ना तो सॉल्व कर लो, पर 2 की पावर 10 से ऊपर जो उसको सॉल्व ज़्यादा मत ही करो, मैं तो कहूँगा मत ही करो, खाम कैलकुलेशन वाली बात है। a की पावर 6, 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 32। सिक्स टर्म क्या बनेगी, 1/32, सीधा सीधा। नेक्स्ट हमें मान लो क्वेश्चन दिया कि
मान लेते हैं इसमें फाइंड द 9th टर्म इन अ जीपी। एक हमें जीपी दे रखा है और उसके अंदर 9th टर्म बताओ। तो जीपी हमें क्या दे रखा है, ऐसा मान लेते हैं जीपी हमें दे रखा है, जीपी है 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। पहले अगर उसने बोल दिया ना इन्हें जीपी, ऐसे बोल दिया ना जीपी, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बोलते हैं ना चेक करो तो चेक कर लेना, अदरवाइज चेक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहाँ पे जीपी में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5, रेशो क्या होगा 10/20/10 2। तो बार बार रेशो निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसने कह दिया जीपी है तो हमने मान लिया जीपी है। तो क्या निकाल लिया 9th टर्म। तो 9th टर्म क्या हो जाएगी ए आर 9-1। ए कितना है 5, आर कितना है 2 की पावर 9-1, तो 5 × 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो 5 × में 256 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से जीपी काम में आते हैं, समझ में एक बात। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे साथ साथ ही। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया फाइंड द 9th एंड जनरल टर्म ऑफ द जीपी। और हमें जीपी क्या दे रखी है 1/4, 1/4, -1/2, 1, -2 एंड सो ऑन। बोल दिया जीपी है तो रेशो बार बार मत निकालना, सीधी सीधी बात है कि जीपी हमें क्या दे रखी है, जीपी दे रखी है 1/4, -½ 1 और -2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, रेशो कितना है -½ ऊपर 1/4 नीचे। ध्यान रखना अपने हिसाब से मत चलना। अच्छा मेरे को इजी क्या लग रहा है, मेरे को इजी ये वाला लग रहा है, रेशो में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा -2/1 कितना आ गया। तो यहाँ से रेशो आ जाए, कितना आ जाएगा रेशो। क्या रेशो नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। आर की वैल्यू 2 हो सकती है, (0) और (0), दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी 9th टर्म क्या हो जाएगी ए आर 9-1 1/4 -2 की पावर 8 हो जाएगा। अभी सॉल्व करके आए हैं ना 256/4, 4 6 24, 4 4 16, सिर्फ 64 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगर हमसे कहा जाए कि भाई जनरल टर्म निकालो तो ए आर n-1, ए तो फिक्स है, ए कितना है हमारे पास, ए है 1/4 और ये कितना है 2 की पावर n-1 -2 की पावर n-1। तो बात ये आती है क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 इंटू में -2 की पावर n अपॉन में -2, नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा -2 की पावर n डिवाइड बाय -8। माइनस से माइनस मत काट देना, ये माइनस से माइनस क्यों नहीं कटेगा, ये n पावर में है, वेयर n कैन बी ऑड और इवन एंड डिपेंड्स कि माइनस कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म कैसी है नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म कैसी है पॉजिटिव, फोर्थ टर्म कैसी है। तो यहाँ से समझ जाओ कि जब n की वैल्यू क्या होगी ऑड होगी तो ये वैल्यू कैसे आएंगी, यहाँ पे प्लस आएंगी, और इवन होगी n की वैल्यू तो कैसे आएंगी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से चलेगी ये वैल्यू, ठीक है। पूरी की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस भाई। क्वेश्चन में दिया गया द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड
फिफ्थ टर्म इज 90। कह रहे फाइंड द कॉमन रेशो। क्या बोला इसमें? फाइंड द कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो निकाल लें, जो गिवन है ना उसको सॉल्व करो सिर्फ। जैसे फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है जीपी की? फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1, जिसको हम ए बी बोलते हैं। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना है? 90 है। थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम 90 है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर। एक कम करके लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हमें पता है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक कम करके लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको एक कम करके। तो ए आर की पावर 5 है तो ए आर की पावर 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी रखी थी आपने? ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 1 आर का स्क्वायर 1 आर की पावर 4 90। तो कोई बच्चे बोलते हैं अरे भाई फंस गए यहाँ तो जो पावर है वो कैसी आ चुकी है? 4, और 4 वाली पावर हमें सॉल्व नहीं करनी आती। तो इसमें एक तरीका होता है, क्या करो? अब लेट करो, लेट आर के स्क्वायर को x मान लो। जो आर का स्क्वायर उसको क्या मान लो? x मान लो। अगर आपने आर के स्क्वायर को x माना तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x के स्क्वायर। कैसे हुआ x का स्क्वायर? भाई ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 90। आर स्क्वायर को आपने x माना है ना, तो ये x हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 90। देखते ही यहाँ से क्या पता चल रहा है? x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90। जो हमारे पास ये x लिखा हुआ था इसको हमने तोड़ के लिख दिया 10x माइनस 90। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। इसमें से क्या कॉमन आ गया? 10 कॉमन आ गया, सॉरी x, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ गया। तो x प्लस 10 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू r का स्क्वायर है, और जब r का स्क्वायर यहाँ रूट डालेगा तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कैसे आ जाएगा? इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और सारा काम हमारा सीक्वेंट एंड सीरीज़ का रियल नंबर में हो रहा है। तो इमेजिनरी नंबर पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास बचता है फिर x इज़ इक्वल टू 9। x की वैल्यू r का स्क्वायर थी, 9 आ जाएगी, तो r इज़ इक्वल टू रूट 9। तो r की वैल्यू प्लस माइनस, तो r की वैल्यू प्लस 3 भी हो सकती है। और तो बच्चे बोलते हैं, डाउट में डालते हैं, अभी तो आप कह रहे हो नेगेटिव नहीं आना चाहिए और अब कह रहे हो -3 आंसर है। बेटा मैंने ये कहा आर स्क्वायर की वैल्यू 90 नहीं आनी चाहिए, सॉरी माइनस नहीं आनी चाहिए। क्यों? आर स्क्वायर अगर नेगेटिव आ गया तो वो रूट आ जाएगा वहाँ पे, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो पॉसिबल नहीं हो, इमेजिनरी नंबर की तरफ चला जाएगा। और ये सिर्फ आर की वैल्यू नेगेटिव आई है, यहाँ पे रूट नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया। असल में क्या होता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव आता है ना तो उसको हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? दो तरह के नंबर होते हैं मैथ्स में, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। तो आप जितनी भी अभी तक मैथ्स पढ़ के आए हो 10वीं तक, वो सारी की सारी रियल नंबर में पढ़ के आए हो, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करा दिया? इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करा दिया। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, देख लो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लेना अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than
द फोर्थ टर्म बाय 18, इस तरीके से दिया गया। कुछ नहीं करना आपको ना, फिर वही वाली बात है कि आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है, आपको गिवन सॉल्व करना है, आपको फालतू चीज़ें देखनी नहीं है। मैंने इतना पार्ट देखा ही नहीं, ऐसा मानते हैं। तो थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म तो हमें सॉल्यूशन चलते हैं। थर्ड टर्म क्या होती है, A3। हमारी नज़र में इज़ मतलब क्या मानेंगे, इक्वल टू। क्या मानेंगे, इज़ मतलब इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, प्लस कर देना ना। प्लस में द फर्स्ट टर्म में कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये पहला बन गया। सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, AR² A प्लस में 9 है ना। ज़रा इसको इधर लेकर आते हैं तो AR² माइनस A इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से A कॉमन, अंदर क्या बचा, R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसको क्या मान लोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन। इस क्वेश्चन की ट्रिक समझाता हूँ अभी। अगर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, अब सेकंड सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक है, सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड में कहा गया कि अगर सेकंड टर्म इस मतलब क्या बताया था मैंने, इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब बताया था अभी प्लस 18। किस में, 18 में, फोर्थ टर्म में। किस में, फोर्थ टर्म में। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, AR²। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, अच्छा सही लिखा ना ये, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड टर्म हो जाएगी AR2 माइनस 1 इज इक्वल टू AR4 माइनस 1 प्लस 18। तो AR इज इक्वल टू AR का क्यूब इज प्लस में 18। इस पार्ट को इधर भेजो तो A कॉमन और R भी कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस R² इज इक्वल टू 18। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड क्या कर दूँ, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो जगह AR यहाँ से 1 माइनस R का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये जो वैल्यू लिखी है R² माइनस 1 है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस R² इज इक्वल टू 18/9। A से A गया, दिस पार्ट से दिस पार्ट गया, तो माइनस R इज इक्वल टू 2 आया। तो R की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अगर R की वैल्यू -2 आई है यहाँ पे, तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपका A आ जाएगा। तो A -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9। A4 -1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, 9/3 दैट इज़ 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। A3 आ चुका है। हमसे क्या पूछा, फाइंड द 4 टर्म्स फॉर्मिंग अ GP। 4 टर्म बतानी है। तो पहली टर्म क्या थी, A, दूसरी AR, तीसरी AR², चौथी AR का क्यूब। पहली 3, दूसरी 3 इंटू में -2, तीसरी 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, 3 इंटू में -2 का क्यूब। तो 3, -6, 12, 8 3 24 एंड सो ऑन। तो ये GP बन गई हमारे पास, जहाँ पे रेशो की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे GP के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी GP हम कर चुके हैं काफ़ी थोड़ा बहुत। अब हम करेंगे यहाँ पे इसके सम के बारे में बात। अगर हम इसका सम निकालना चाहते हैं तो सम कैसे, जो भी आपने अभी तक टर्म्स ली हैं, A प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR की पावर n-1, अगर आप इसको सम करना चाहते हो तो उसके सम के दो तरीके हैं, दो पॉसिबल वेज है, तरीके नहीं, दो पॉसिबल वेज है। Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है, और एक Sn इज इक्वल टू A R की पावर n-1 अपॉन R-1। ये इसको जोड़ देगा, एक तरीके डायरेक्ट फॉर्मूला है, जोड़ देगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो दोनों में फ़र्क क्या है। इस वाले में जो ये R है इट इज़ लेस देन 1 माना जाएगा, और इस वाले में जो R है ग्रेटर देन 1 माना जाएगा।
अगर लेस देन 1 है तो ये लगाना है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये लगाना है, इस तरीके से। फाइंड द सम अप टू 5 टर्म्स, 5 टर्म्स तक का सम बताओ कितना है। एक बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, सिर्फ बेसिक बिल्कुल। 1 2 4 8 एंड सो ऑन इन अ जीपी। बहुत बेसिक है बिल्कुल, मतलब इसको 10 कर देते हैं और बताओ, इस तरीके से। इसका हम सम निकालना चाहते हैं। क्या ये जीपी बन रही है? हाँ बिल्कुल बन रही है। तो ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और आर कितना है? 2/1 1। तो ये ग्रेटर देन क्या आ गया? 1 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हमें जो सम निकालना है वो क्या लगेगा? ए आर की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। सम जो है 10 टर्म तक का होना चाहिए, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। तो 2 की पावर कितनी? 10 - 1 अपॉन में 2 - 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू है, आया ना। आगे ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो कितना आएगा? 1023। इस तरीके से इसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बारी, इसी सम के बेस पे। मान लो हमें क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सम ऑफ find the sum of the terms 1, या फिर सीधा एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं 5 55 55 55 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें ये देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ही ट्रिक है, यहाँ पे आप क्या करो, इसमें से ना 5 कॉमन ले लो, 5 क्या कर लो? कॉमन ले लो। अगर आप इसमें से 5 कॉमन लेते हो, ये सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसका सम निकालना है। अप टू n टर्म्स तक के लिए। तो इसमें क्या करो, आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? 1 + 11 + 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करो? 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9। तो 5 से डिवाइड किया, और अगर अंदर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 एंड 99 प्लस 999 एंड अप टू n टर्म्स तक। ठीक है। अब क्या हम जो 9 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, और जो 99 है उसको 10 का स्क्वायर -1, और जो ये है इसको 10 का क्यूब -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। अब 10 वाले एक तरफ और 1 वाले एक तरफ, तो हो जाएगा 5/9 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक। और जो हमारे जो -1 थे उसमें से -1 कॉमन लेके 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक। अब एक बार ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो अच्छा n को आप अगर 100 बार प्लस कर दो, अगर n को अगर आप 100 बार प्लस कर दोगे तो आंसर 100 ही आएगा, सॉरी 1 को, और 1 को अगर 20 बार जोड़ोगे तो आंसर 20 आएगा। ऐसे अगर 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो आंसर n ही आएगा। यहाँ बना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक, और यहाँ कितना आएगा? n ही आएगा जोड़ने के बाद। ये वाला पार्ट है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है। इस पार्ट में a की वैल्यू 10 है, और रेशियो जो बन रहा है वो 10 का स्क्वायर बाय 10, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो Sn क्या हो जाएगा फिर? a r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। तो a कितना है? 10 की पावर n - 1 बाई 10 - 1, और 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 10/9 10 की पावर n - 1, ये सम आ जाएगा इन टर्म्स का। तो इसकी जगह पुट कर देंगे इसे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा फिर? टोटल 5/9, ये वाली वैल्यू बनेगी
10/9 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n, इस तरीके से। तो ये जो n की फॉर्म में आंसर आता है ना, ये जनरल टर्म आती है। अगर इसको उन्होंने कहा 10 या 5 टर्म्स तक का निकालो, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। जैसे सम ऑफ ऑड नंबर्स करते हैं तो n स्क्वायर आता है, वैसे एक जनरल फार्मूला हो गया कि ऐसे नंबर्स का अगर सम करेंगे तो ये जनरल फार्मूला बनेगा यहाँ पे। और अगर ट्रिक के बेस में बताया जाए आपको, तो अगर मान लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स 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 ऐसे अगर ऐसे दे रखा है, तो उसमें जो फार्मूला बनता है वो सेम ये बनता है, बस फ़र्क कितना यहाँ पे आ जाएगा, x/9 10/9 और 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। बस यहाँ पे जो नंबर होगा वो बदल जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। MCQ आ जाए डायरेक्ट लगा देना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ में ही बात यहाँ तक, क्योंकि कॉमन कितना लिया है 5, उसके बाद का पैटर्न हर किसी के लिए सेम रहेगा। अगर यहाँ 7 7 7 होते तो यहाँ पे 7 कॉमन लेते, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। तो जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ बाहर के नंबर का पड़ता है, उसकी जगह x लिख दो। समझ में ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी। और जीपी में दे रखा है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, nth टर्म इज इक्वल टू 96, nth टर्म क्या दे रखी है 96, और Sn दे रखा है 189। ध्यान देना, सॉल्यूशन चलते हैं। अगर nth टर्म की वैल्यू 96 है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, nth टर्म क्या होता है ARn माइनस 1, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, Rn माइनस 1 इज इक्वल टू 96, तो Rn माइनस 1 इज इक्वल टू 32। कंपेयर करके लिखें, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Rn माइनस 1 इज इक्वल टू, या फिर 32 है ना ये 32, फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट ऐसे r की पावर n डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 32 ऐसे करके, तो Rn की वैल्यू क्या आ गई फिर 32R है ना। Sn का फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 Rn माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये वैल्यू बड़ी आएगी 1 से, फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है 189 दे रखा है, और a कितना है 3 है, और ये Rn माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1 इस तरीके से। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 3 3 जा, कितना आ गया यहाँ पे आंसर इसका 63। तो 63 इज इक्वल टू Rn माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। तो यहाँ से 63 अगर मैं पुट कर भी दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई R माइनस 1, और Rn की वैल्यू कितनी थी 32 R माइनस 1 है ना। तो 63R माइनस 63 इज इक्वल टू 32R माइनस 1, ये इधर और ये इधर, इसको माइनस करेंगे 63R माइनस 32R इज इक्वल टू 63 माइनस 1। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा 31R इज इक्वल टू 62। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर R की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, तो R की वैल्यू 2 हमें क्या करनी है, इसमें पुट कर देंगे। तो R की वैल्यू 2 है, तो 2 की हमारे दे रखा था ना R की पावर n इज इक्वल टू 32R, तो 2 की पावर n 32 इंटू में 2, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। क्या इसको 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 6 कह सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी 6 बनेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ना इसमें ये वाला पार्ट,
तो इसमें कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं 2 की पावर जो 5 होते हैं वो कितनी होती है, 32 होती है। तो कंपेयर करने पर r की वैल्यू तो 2 आ रही है, ठीक है। जो n-1 है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो n-1 के लिए अगर 5 है तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है। तो इतना झंझट ऐसे करना नहीं पड़ेगा। पर ये बात है कि ये MCQ वगैरह में काम आता है, CBSE तो पूरा सॉल्यूशन मांगेगी आपसे, बाय कंपैरिजन तो आप कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। MCQ करो तो डेफिनेटली यहाँ से आगे सॉल्व ही मत करना, बाय कंपैरिजन ही निकाल के छोड़ देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 and the fifth term is 4 times the third term। इसको सॉल्व करना है, हमें जीपी निकालना है। जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फाइंड जीपी हटाओ इसे। फर्स्ट 2 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। फिफ्थ टर्म जो है वो 4 गुना है किसके, थर्ड टर्म के। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितनी दे रखी है, इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को इसको फर्स्ट मान के नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म AR 4 इंटू में AR², 2 से 2 कटा, A से A कटा, तो R² की वैल्यू 4 आ गई। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे भी पता लगा था मुझे A1 + R इज इक्वल टू 4 था। तो केस 1 लेना पड़ेगा, जहाँ पे R की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पहले +2 लेनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू अगर +2 लेते तो 1 + 2 इज इक्वल टू 4, -4। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, -4/3। ऐसे ही अगर हम केस 2 लेते हैं तो A1 + R इज इक्वल टू -4, R की वैल्यू -2 लेनी है। तो ये हो जाएगा A-1 इज इक्वल टू -4, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। इस तरीके से अब यहाँ पे हमें A और जो R मिले हैं वो 2-2 केसेस के हिसाब से मिले हैं। तो आपकी जो GP बनेगी वो भी 2-2 बनेगी। तो जो फर्स्ट GP बनेगी आपकी वो बनेगी R की वैल्यू +2 और A की वैल्यू -4/3 लेकर, AR AR² एंड सो ऑन। और जो सेकंड GP बनेगी आपकी वो बनेगी R की वैल्यू -2 और A की वैल्यू 4 लेके, AR और AR²। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको पुट करना है, आपकी GP आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द GP 1 + 4 + 16 + 64 will make the sum 5, 4, 6, 1।
कितने टर्म्स लगेगी n नहीं पता, सीधी सी बात है। हमें सम अगर हमें इनका सम जो है 1 + 4 + 16 + 64, इनका सम जो है हमें 5 4 6 1 दे रखा है। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 4/1 4 है, तो यहाँ से ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, a Rn - 1 r - 1 इज इक्वल टू 5 4 6 1, हाँ है ना, ये 5 4 6 1 हो गया। ये r की वैल्यू 1 है, 4 की पावर n - 1/4 - 1 इज इक्वल टू 5 4 6 1, ये 3 आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास आएगा 4 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 5 4 6 1 इंटू 3, 4 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 8 3 6, आई होप ये यार हो। n 4 की पावर n इज इक्वल टू 1 6 3 8 3 + 1, 4 की पावर n इज इक्वल टू 1 6 3 8 4, इस तरीके से 3 1 = 3 3 6 = 18 3 4 20 24, यहाँ पर गलत हो गया, 3 1 = 3 3 8 = 16, हाँ 3 4 = 12, सॉरी 12, वैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें देखना है कि जो 4 की पावर है क्या वो सही लिखी हुई है, जो हमारे पास जो 4 की पावर आई है क्या ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमें इसको अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो 4 की पावर जो 7 होगा ना, 4 की पावर 7 जो होगा वो इसके बराबर आएगा। ये कैसे देखना है 4 की पावर 7 आएगा, देखो 4 का क्यूब कितना होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 इंटू में 64 60 इंटू 60 अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 3600 के आसपास, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। इंटू में 4 करोगे तो 4 3 = 12 आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट कहाँ आएगा, इसके आसपास आ जाएगा। तो यानी कि 4 की पावर 7 करेंगे तो इसके आसपास आएगा, हमने एक अंदाज़ा लगा लिया, इससे n की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीपी के क्वेश्चन को रिवाइज करना है आगे फर्दर, मतलब कि और क्वेश्चन ट्राई करने हैं NCERT में से, RD शर्मा में से, वो क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है।